Children, today we start the next phenomenon, that is interference of light. In wave theory, we have earlier studied about uh, reflection of light, refraction of light, and now we come to interference. Before discussing interference, we have to discuss a term, that is coherent sources. What are coherent sources? Coherent sources. The sources of light which emit continuous light waves, which are of same frequency, same wavelength, or having same phase or having constant phase difference. The light waves emitted from the sources, or the sources which emit the continuous light waves, which are of same frequency. क्या क्या प्रॉपर्टी है बच्चों? Same frequency, same wavelength, and of zero phase difference or constant phase difference. Zero phase difference means in same phase or in same phase or having constant phase difference. These sources are called कोहेरेंट सोर्स. इनको कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं. तो ऐसे सोर्सेज जिससे लाइट वेव्स एमिट होती हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए. मान लीजिए दो लाइट सोर्सेज हैं, दोनों से जो लाइट वेव एमिट होती है दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, दोनों से वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए, दोनों के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए या सेम फेज में होनी चाहिए. ऐसे लाइट सोर्सेज को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज. कोहेरेंट सोर्सेज कैन बी produced by a single source. Two independent sources can never be coherent. दो अलग अलग सोर्सेज है, दो बल्ब लगा ले, 160 वाट का बल्ब इधर लगाए, 160 वाट का बल्ब इधर लगाए, दोनों सेम लाइन पर हैं और हम कहने लगे कि दोनों कोहेरेंट सोर्सेज है. नो, बोथ द बल्ब्स आर नॉट कोहेरेंट सोर्सेज. देखिए कोई भी लाइट वेव्स होती है तो उससे अगर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ भी सेम हो जाए तो सेम फेज में नहीं होंगे, ना कांस्टेंट फेज डिफरेंस डेवलप होगा इंडिपेंडेंट सोर्सेज से. लेकिन क्या कंडीशंस हो सकती है? द कोहेरेंट सोर्सेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल सोर्स बाय रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. तो जो कोहेरेंट सोर्सेज को हम जनरेट करते हैं किससे करते हैं? बाय अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, सिंगल सोर्स बाय रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑल्सो, बाय रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. इनसे भी हम सिंगल सोर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज? देखिए कंडीशंस क्या होंगे कोहेरेंट सोर्सेज की. फर्स्ट, द लाइट सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक. Light source should be monochromatic. Monochromatic means single wavelength. Monochromatic होना चाहिए, single wavelength होना चाहिए. Path difference between the two waves should be very small. Second होना चाहिए, path difference should be small. पाथ डिफरेंस कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए. सोर्स कैसा होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए. तो ये कुछ कंडीशंस हैं. किसकी कंडीशंस हैं? ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज. तो व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज, हाउ दीज कोहेरेंट सोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड, एंड व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज. बच्चों ठीक है ना, ये कोहेरेंट सोर्स हमने समझ लिया क्या होता है. अब हम इसमें जो भी इंटरफेरेंस डिस्कस करेंगे तो उसमें ये कोहेरेंट सोर्सेज को हम लेंगे, ये कोहेरेंट सोर्सेज का यूज करेंगे. अच्छा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो जानते हैं वेव्स के केस में क्या होता है. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में अगर वेव्स होती हैं, देखिए जो रिजल्टेंट आता है, सपोज दिस इज वन वेव, दिस इज अनदर वेव, द रिजल्टेंट विल बी दिस वन. इट इज y. सपोज दिस इज फर्स्ट वेव, दिस इज सेकंड वेव, दिस इज रिजल्टेंट वेव. सो रिजल्टेंट वेव एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम इज द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द वेव्स. ठीक है, तो ये कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रेवल साइमल्टेनियसली इन ए मीडियम, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, और इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज displacements at any instant. When all are in same phase, then you will get the maximum result. And when these two waves are in opposite phase, suppose you are getting like this, this is y1, this is y2, then this is y. Here y will be y1 minus y2. y1 minus y2, and here y is equal to y1 plus y2, because these first and second are in same phase. Here y1 and y2 are in opposite phase, so resultant will become y minus y1, and this is resultant wave. Here this is resultant wave. And one more thing is, intensity is directly proportional to the square of amplitude. This maximum displacement of any wave is called its amplitude,
and the square of the amplitude is directly proportional to the intensity of waves. तो ये भी वेव की प्रॉपर्टी है जिनको हम अप्लाई करेंगे. नाउ वी कम टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. अब आते हैं इंटरफेरेंस पे क्या होता है. देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट it is the phenomenon of redistribution of light energy. Phenomenon of redistribution of light energy on account of or due to superposition of the waves from two coherent sources. The points at which the intensity is maximum, resultant intensity is maximum. This is called constructive interference. There are certain points on which intensity is maximum, and corresponding to these points we can say constructive interference occurs, and there are certain points at which resultant intensity is minimum, and this is called destructive interference. तो बेसिकल इंटरफेरेंस क्या है बच्चों. जो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, इसके लिए कंडीशन है फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज. दो कोहेरेंट सोर्स आपने बनाए, दोनों से लाइट ट्रेवल करती है, लाइट वेव्स दोनों से एमर्ज आउट होती हैं, और दोनों वेव जब सुपर इम्पोज करती हैं, आपस में मिलती हैं, तो वो एक दूसरे को इंटरफेयर करती हैं. और इंटरफेयर करने के इसी फिनोमिनन को, उसमें क्या होता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी हो जाता है. यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन नहीं है. कोई रूम आप लीजिए, उसमें दो अलग अलग बल्ब लगा दीजिए, तो पूरे रूम में आपको एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगी लाइट की. लेकिन अगर हम दो कोहेरेंट सोर्स लेते हैं और एक स्पेसिफिक कंडीशन डेवलप करते हैं और पूरा डार्क रूम बना देते हैं, सामने स्क्रीन रखते हैं, ये सामने स्क्रीन है, एक कोहेरेंट सोर्स इधर है, एक कोहेरेंट सोर्स इधर है, और यहां से लाइट जाती है, और इसके ऊपर आपको सर्टेन ब्राइट डार्क बैंड्स दिखाई देंगे, और उन्हीं को हम फ्रिंजेस कहते हैं. और जहां पर ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं या ब्राइट बैंड्स बनते हैं, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है, और जहां पर डार्क बनते हैं वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है. कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये हुआ कि वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और डिस्ट्रक्टिव मींस इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है, और वी कैन से द एनर्जी इज शिफ्टेड फ्रॉम द मिनिमम इंटेंसिटी टू मैक्सिमम इंटेंसिटी फ्रिंजेस. ठीक है. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इंटरफियरेंस ऑफ लाइट. बट द कंडीशन इज द लाइट शुड बी emitted from two coherent sources. दो coherent sources से लाइट जब ट्रेवल करती है तो उसको वो आपस में सुपर इम्पोज करती हैं, और सुपर इम्पोज करने से क्या होता है, उनमें इंटरफेरेंस होता है. जब सेम फेज में होंगी तो उनमें कंस्ट्रक्टिव होगा, अपोजिट फेज में होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. और कौन कौन सी कंडीशंस कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की विल डिस्कस इट. तो ये तो होगी बच्चों, क्या होगी, इसकी तो डेफिनेशन होगी इंटरफेरेंस की. अब इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे स्टडी करते हैं. दो तरह का इंटरफेरेंस आपको देखने के लिए मिला, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव. देखिए इंटरफेयर तो दोनों कर रहे हैं. कंस्ट्रक्टिव तो इसलिए कह रहे हैं कि उसमें रिजल्ट क्या होता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है, तो इंटरफेरेंस है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव है. ठीक है. और एक में इंटेंसिटी कैसी हो रही है, मिनिमम हो रही है, तो वो कैसा इंटरफेरेंस माना जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस माना जाएगा. दो बच्चे हैं पढ़ने वाले, दोनों अच्छे क्लास में पढ़ रहे हैं, दोनों क्लास में, दोनों को एक साथ शिफ्ट कर दीजिए, तो दोनों एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे, आपस में डिस्कस कर रहे हैं. लेकिन अगर उसमें रिजल्ट बेटर आता है दोनों का, तो माना जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और अगर दोनों को, दो बच्चे हैं उनको शिफ्ट कर देते हैं, उनकी परसेंटेज, उनका रिजल्ट डाउन हो जाता है, तो भी इंटरफियर कर रहे हैं, उसको कैसा माना जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. ठीक है. दो तरह का इंटरफेरेंस हो गया. तो कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी मैक्सिमम है और डिस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी मिनिमम है. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. देखो इसी चीज को यंग ने इसको एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया, एक्सपेरिमेंटली इंटरफेरेंस को दिखाया. उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने यहाँ पर एक लाइट सोर्स लिया ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर वाइड, और इससे एक सर्टेन डिस्टेंस पर टू मोर लाइट सोर्सेस S1 एंड S2.
बेसिकली दो यहाँ पर स्लिट्स बनाई S1 एंड S2, एक कार्डबोर्ड यहाँ लिया, उसमें आपने एक सोर्स लिया S मोनोक्रोमेटिक सोर्स, उसके बाद यहाँ आपने एक और कार्डबोर्ड रखा, उसमें आपने दो स्लिट्स बनाई S1 एंड S2। तो ये दोनों कोहेरेंट सोर्स बनेंगे, अभी बताएंगे क्यों बनेंगे कोहेरेंट सोर्सेज। और कोहेरेंट सोर्स इसलिए बनेंगे कि अगर ये पॉइंट सोर्स है तो कैसा वेव फ्रंट जनरेट करेगा, ये वेव फ्रंट जनरेट करेगा, कैसे वाला, स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा। और हाइगेन्स प्रिंसिपल से पढ़ा है हमने, एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट एमिटिंग सेकेंडरी वेवलेट्स। तो एक S1 पॉइंट ये मान लीजिए, S1 पॉइंट ये मान लीजिए, तो दोनों पॉइंट क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये भी एक नए सोर्स की तरह काम करेंगे। और ये S1 एंड S2 सिंस बोथ आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम सोर्स, दैट्स व्हाई S1 एंड S2 विल बी कोहेरेंट सोर्सेज। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेवलेंथ सेम रहेगी, सेम फेज में होंगे, ऐसी कंडीशन में कोहेरेंट सोर्सेज माने जाएंगे। और इसके अपने वेवलेट्स बनेंगे ये इस तरह से, और इस वाले के अपने वेवलेट्स बनेंगे। अब बच्चों इनको दो तरह के वेवलेट्स मान लेते हैं, एक तो मान लेते हैं जो क्रस्ट से बनता है। देखिए कोई भी जब आप लाइट वेव लेते हैं तो लाइट वेव में ये है, एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है, ट्रफ होता है। तो एक वेव फ्रंट तो क्रस्ट वाला मान लीजिए, और एक वेव फ्रंट किससे मान लेते हैं, ट्रफ वाला मान लेते हैं, दोनों का। तो ये तो दोनों का क्रस्ट, ये तो जितना भी डार्क लाइन वाला क्रस्ट वाला है। अगर ये क्रस्ट वाला वेव फ्रंट है तो देखिए यहाँ ये मिलती है वेव, यहाँ मिलती है वेव्स, यहाँ मिलती है वेव्स, और ये ऑलमोस्ट एक सीध में आएंगी, ये सब एक ही लाइन में आएंगी, ऑलमोस्ट एक लाइन में आएंगी। यहाँ इंटरफेरेंस देखो, यहाँ इंटरफेरेंस होगा, यहाँ पहले का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से मिलेगा, ये पहले का क्रस्ट सेकंड S2 के क्रस्ट से मिलेगा, और S1 का क्रस्ट S2 के क्रस्ट से मिलेगा। तो यहाँ जो क्रस्ट क्रस्ट से मिलता है, यहाँ पर आपको मिलता है ब्राइट बैंड। कैसे मिलता है ब्राइट बैंड, ब्राइट बैंड में ये एक वेव होगी फर्स्ट, ये सेकंड वेव होगी, और ये रिजल्टेंट वेव बनेगी, ये Y1, ये Y2, और ये क्या बनेगा, Y = Y1 + Y2, ये बनेगा बच्चों। कैसे बनेगा, देखिए पहले का क्रस्ट है और दूसरे के क्रस्ट का वेव फ्रंट है, क्रस्ट ही कौन से वाला है, ये वाला वेव फ्रंट है। तो जब क्रस्ट क्रस्ट से मिलेगा तो क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। क्यों, एम्पलीट्यूड भी कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कौन सा प्रिंसिपल लगाया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया। ऐसे ही अब आप बीच में एक एक और बनाइए, क्रस्ट के बीच में क्या होता है, क्रस्ट के बाद फिर क्या होता है, ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ। तो एक एक बीच में ये बना दीजिए, ये पहले का और ये दूसरे का बनेगा, ऐसे ये फर्स्ट का होगा और ये सेकंड का हो जाएगा, इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो देखो यहाँ फर्स्ट का ट्रफ का वेव फ्रंट और सेकंड का ट्रफ का वेव फ्रंट ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो ये भी दोनों क्या बनाएंगे, देखो ये भी ट्रफ है और ये भी ट्रफ है, Y1 Y2 क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ भी Y = कैसा है, Y1 + Y2। तो ये रिजल्टेंट वेव है, ये रिजल्टेंट वेव है। तो जो दोनों क्रस्ट क्रस्ट से मिलते हैं, दोनों के ट्रफ ट्रफ से मिलते हैं, क्रस्ट विद क्रस्ट, ट्रफ विद ट्रफ, क्रस्ट विद क्रस्ट, तो क्या मिलता है, इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम बिकॉज द एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम। दोनों कंडीशन में ये भी एम्पलीट्यूड कहलाता है, ये भी एम्पलीट्यूड कहलाता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड, तो आइदर ऑन द साइड ऑफ क्रस्ट और ऑन द साइड ऑफ ट्रफ the intensity will be maximum because its amplitude becomes maximum। तो जब दो वेव इस कंडीशन में मिलती हैं, तो जैसे यहां मिलेंगी, यहां मिलेंगी, ये सब क्रस्ट क्रस्ट है या ट्रफ ट्रफ से मिले हुए, तो यानी कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिलेगा। अगर यहां पर आप स्क्रीन रख देते हैं तो स्क्रीन पे आपको क्या मिलेगा, ब्राइट बैंड मिलेगा, इट इज ब्राइट बैंड। चलो अगली कंडीशन देखते हैं बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, ये देखो यहाँ पे ये क्या है, व्हाट इज दिस, पहले का क्रस्ट है और दूसरे का क्या है, ट्रफ है, दोनों मिल रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ नेक्स्ट में देखो, जब आप नेक्स्ट में यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, इस वाले पॉइंट पर पहले का क्या है, फर्स्ट का क्या है, ये ट्रफ, और सेकंड का क्या है, ये क्रस्ट। देखो डार्क वाला क्रस्ट है, एक पॉइंट ये मिलेगा, अगला पॉइंट ये देखिए, यहाँ से फिर ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिलेगा, ये मिलेगा, ये पॉइंट होगा, और इसी तरह से यहाँ से आप लेंगे, ये वाला क्रस्ट आएगा, ये आएगा इस तरह से, ये और ये मिलेगा। इन सब पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, देखो इन सब पॉइंट्स पे आपको डार्क बैंड मिलेगा। कैसे मिलेगा डार्क बैंड, इन सब पॉइंट्स पर ये डार्क मिलेगा। डार्क क्यों मिलेगा डार्क, देखो डार्क इसलिए मिलेगा, यहां पर एक क्रस्ट है, दूसरे का ट्रफ है, मान लीजिए ये है, देखो पहले का क्रस्ट ये है और दूसरे का ये, तो रिजल्टेंट वेव क्या बनेगी, ऐसी बनेगी रिजल्टेंट वेव, Y = Y1 - Y2, और नीचे भी रिजल्टेंट वेव में क्या आएगा, Y = Y1 - Y2। एक का क्रस्ट है तो दूसरे का क्या है, ट्रफ है, एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ, ठीक है, पहले का ट्रफ दूसरे का क्रस्ट, ठीक है, पहले का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ, दूसरे यहां से S2 से, तो ये सब कैसे मिलेंगे, डार्क बैंड्स मिलेंगे। सो
ये तो एक साइड का हमने बताया, और ऐसे दूसरे साइड मिलेगा। तो बच्चों आपको ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड। सेंट्रल में कौन सा बैंड मिला? ब्राइट बैंड मिला। इसके बाद फर्स्ट डार्क, देन फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, ऐसे ही साइड में मिलेगा। फर्स्ट डार्क, देन फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क एंड सेकंड ब्राइट। सो दिस इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। अब देखो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन नहीं है। अगर हम यहाँ स्क्रीन रख देते हैं तो इस स्क्रीन पर यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन नहीं मिलेगा। पहले मिलेगा यहाँ पे बिल्कुल ब्राइट बैंड, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे नीचे डार्क, ब्राइट, डार्क एंड ब्राइट। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी हुआ है, इसी फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये इंटरफेरेंस कहलाता है। तो बेसिकली इंटरफेरेंस क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। थ्योरेटिकली हमने डिफाइन किया और इसको एक्सपेरिमेंटली भी हमने डेमोन्स्ट्रेट किया। यहाँ नीचे भी देखिए सब मिलेंगे। अगर आप नीचे की साइड में मिलाओगे तो यहाँ मिल रहा है, इसमें ये वाला पॉइंट यहाँ मिलेगा, ये वाला पॉइंट फिर यहाँ से आएगा, ये वाला देखिए इस तरीके से मिल जाएगा। ये सब इसी तरह से मिलते चले जाएंगे, ये वाले पॉइंट्स। और ये पॉइंट्स किसके कोरस्पॉन्डिंग होंगे? फिर डार्क के कोरस्पॉन्डिंग होंगे, कोरस्पॉन्डिंग टू डार्क बैंड्स। सो ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सेंट्रल ब्राइट बैंड। तो सेंट्रल बैंड कैसा मिलता है? ब्राइट मिलता है। आगे हम इसको प्रूव भी करेंगे कैसे मिलता है। तो बच्चों ये हो गया YDS और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, और इसमें ये भी जरूरी है बच्चों, ये स्लिट्स की विड्थ कितनी है, ये डिस्टेंस फाइनाइट है, ये डिस्टेंस आपने कितना लिया है। ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस होता है, नियर अबाउट 0.5 मिलीमीटर के आसपास ले लीजिए। ये 1 मिलीमीटर वाइड की स्लिट होती है। ये जो स्क्रीन रखी जाती है अप्रोक्सीमेट 1 to 2 मीटर डिस्टेंस पर रखते हैं। तो उस तरीके से हम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करके और इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को ऑब्टेन कर लेते हैं ऑन द स्क्रीन। सो दिस इज एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नाउ कंडीशंस ऑफ constructive and destructive interference. Conditions of constructive and destructive interference or analytical treatment of interference. अब मैथमेटिकली कैसे हम इन कंडीशंस को निकाले, कहां मैक्सिमा मिलेगा, कहां मिनिमा मिलेगा। मैक्सिमा का मतलब समझ गए बच्चों, जहां पे फ्रिंजेस कैसी होंगी? ब्राइट होंगी। मिनिमा का मतलब क्या होता है? जहां पे फ्रिंजेस कैसी होंगी? डार्क होंगी। फ्रिंजेस किसे कहते हैं? बैंड्स को कहते हैं। बैंड्स क्या होता है? जिसमें डेफिनेट विड्थ होती है। एक लाइन तो सिंगल लाइन है, और अगर उसकी थोड़ी विड्थ बढ़ा दे तो क्या बन जाएगा? बैंड बन जाता है इस तरह से। तो ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स मिलते हैं, जिसको हम फ्रिंजेस कहते हैं, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस कहते हैं। और इसको मैथमेटिकली कैसे स्टडी करें? आपने थ्योरेटिकली बता दिया, एक्सपेरिमेंटली डिस्कस कर लिया है। अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकली। लेट टू लाइट वेव फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस, टू लाइट वेव्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेज का होना एसेंशियल कंडीशंस है, ठीक है। पहली क्या होती है? वेव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A1 sin ओमेगा t फर्स्ट, y2 is equal to A2 sin omega t plus phi, where phi is phase difference. phi क्या है? phase difference between the two waves. phase difference है ये, ठीक है। either, और हमने बताया था कोहेरेंट सोर्सेज either same phase और having constant phase difference. सेम फेज में होंगे तो फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, या फिर फाई की कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी। ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्यों नहीं लिया हमने? बिकॉज बोथ आर ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड आर डिफरेंट। A1 is the amplitude of first wave, A2 is the amplitude of second wave. First wave is represented by Y1 and second wave is represented by Y2 by superposition principle. लगा दीजिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब दोनों आपस में मिलेंगी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, Y is equal to y1 प्लस y2। सॉल्व करते हैं इनको। A1 साइन ओमेगा t प्लस A2, यहाँ साइन A प्लस B का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या बनेगा? साइन ओमेगा t कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा t साइन फाई। मल्टीप्लाई कर दीजिए। A1 प्लस A2 कॉस फाई, यहाँ से A2 कॉस फाई, साइन ओमेगा t कॉमन आ जाएगा, साइन ओमेगा t प्लस A2 साइन फाई कॉस ओमेगा t। इक्वेशन नंबर 3। ये रिजल्टेंट वेव आई बच्चों। इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव। ये रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट है। रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट है। दो वेव्स थी आपके पास, वी हैव टू वेव y1 एंड y2।
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ गया दोनों का, और ये वैल्यू आ गई। अब देखिए दिस इज ए वेव, दिस इज ए वेव, और जब दोनों वेव सुपर इंपोज करनी है तो वी मस्ट गेट ए वेव, तो ये भी वेव होनी चाहिए। दिस इक्वेशन मस्ट रिप्रेजेंट अ वेव। लेकिन वेव को तो हम इस फॉर्म में पहचानते हैं, हम तो इस फॉर्म में पहचानते हैं, जो यहाँ लिखा होता है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, जो यहाँ होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ये क्या होता है, इसे कहते हैं फेज डिफरेंस। इसमें तो एक नहीं दो टर्म्स आ गई, तो पहले इसको हम चेंज करेंगे मैथमेटिकली, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में लेके आएंगे, तब हम पहचान करेंगे कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है कितना आएगा। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं, let a1 plus a2 cos phi is equal to r cos theta and a2 sin phi is equal to r sin theta। ये दो वैल्यूज मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। सब्स्टिट्यूट these two values over here, so y is equal to r cos theta sin omega t plus r sin theta cos omega t। r कॉमन ले लीजिए, r कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा यहाँ पर, sin a cos b plus cos a sin b, so I can write it sin omega t plus theta, equation number 5। This is resultant wave, and what is r over here, equation number 5, where r is amplitude of resultant wave, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, ये रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट था, तो आर एम्पलीट्यूड आ गया रिजल्टेंट वेव का बच्चों। अब देखो इक्वेशन नंबर 5 इन्हीं से मैच कर गई कि नहीं, इसकी शक्ल बिल्कुल इन्हीं से मैच कर रही है। ये फर्स्ट कोहेरेंट सोर्स से वेव जनरेट हुई थी, ये सेकंड कोहेरेंट वेव की वेव है, ये रिजल्टेंट वेव है, ये फर्स्ट का एम्पलीट्यूड है a1, सेकंड का एम्पलीट्यूड a2, और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, r हो गया। और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले आपको r निकालना, ये r फाइंड करना पड़ेगा, और r के लिए ये इक्वेशन देखिए, इससे r कैसे निकलेगा, ये r cos थीटा है, ये r sin थीटा है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 से हम स्क्वायर कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, तो देखो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ ले रहे हैं r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहां भी इसको कीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा था, यहां भी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, और ये स्क्वायर करना पड़ेगा, तो देखिए क्या मिलेगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस a1 स्क्वायर प्लस यहां से होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, a2 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 cos 5, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये जो दोनों टर्म्स हैं फिर इसमें से साइन स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 5 1 हो जाएगा, और यहां से देखिए क्या मिलेगा, वी गेट r स्क्वायर इज इक्वल टू a1 प्लस a2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और ये मिलेगा आपका a1 स्क्वायर, तो ऐसा आ गया बच्चों, और यहां से a2 स्क्वायर कॉमन आया तो 1 हो गया, प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। और बच्चों यहां से r निकल जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, ये r हो गया। और r क्या है, इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, जो रिजल्टेंट वेव है ये उसका एम्पलीट्यूड है r, ये r आ गया। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, हमने दो कोहेरेंट सोर्सेज लिए S1 S2, दोनों की वेव्स ली, हमें इंटरफेस डिस्कस करना है, दोनों सुपर इंपोज करानी है, दोनों को सुपर इंपोज करा दिया, रिजल्टेंट वेव आई, उसको मैथमेटिकली चेंज कर लिया, हमें एम्पलीट्यूड चाहिए, क्यों, वी नीड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किससे आएगी, एम्पलीट्यूड से, और एम्पलीट्यूड को हमने सॉल्व करने के बाद ये वाली वैल्यू आ गई। अगर इसको हम k से मल्टीप्लाई कर दे, देखिए इस इक्वेशन को, फ्रॉम इक्वेशन 6 k r स्क्वायर k a1 स्क्वायर, k कांस्टेंट होता है, k a2 स्क्वायर प्लस 2 k को कर दीजिए आप k a1 a2 cos 5, ठीक। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ये इंटेंसिटी हो जाएगी रिजल्टेंट वेव की, I इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k r स्क्वायर, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा I1, ये क्या हो जाएगा I2, एंड ट्वाइस, इसको अंडर रूट कर लीजिए, अंडर रूट k a1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में क्या आ जाएगा I1 I2 cos 5, क्या किया हमने, अंडर रूट k a1 स्क्वायर अंडर रूट k a2 स्क्वायर, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बचेगा k a1 a2,
तो वहां k1 स्क्वायर को रख दिया i1 और k2 स्क्वायर को क्या रख दिया आपने i2। ये इंटेंसिटी की इक्वेशन बन गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी, वेयर i1 is the intensity of first wave, I2 is the intensity of second wave, and IR is the intensity of resultant wave. So what is this? Intensity of resultant wave. Resultant wave. And what is this R? R is amplitude of resultant wave. Resultant wave. अब मैक्सिमम मिनिमा इसके अंदर छिपा हुआ है, इसी में इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। अब देखिए इस वाली एक्सप्रेशन से लेके चलते हैं, पहले निकालते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए कंस्ट्रक्टिव में जिसको कंडीशन ऑफ ब्राइटनेस भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर हम यहां से लेके चले तो आई विल बी मैक्सिमम, आई विल बी मैक्सिमम व्हेन आर इक्वल टू मैक्सिमम। भाई एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी, और इससे एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा? एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड करता है? cos फाई पर ना। फ्रॉम इक्वेशन 7 r will be maximum if cos phi is equal to 1। 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है, cos में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो cos phi कितना हो गया? 1 हो गया। और अगर cos phi 1 है तो phi की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई, वेयर n is 0 1 2 3 एटसेट्रा एटसेट्रा। ये वैल्यू आ गई बच्चों इक्वेशन नंबर 9। अगर phi की वैल्यू 2n पाई हो जाए, वेयर n is 0 1 2 3, n is equal to 0 लेंगे तो cos 0, n is equal to 1 लेंगे तो 2 पाई, 2 लेंगे तो 4 पाई, और इन सब के लिए cos पाई phi की वैल्यू क्या होगी? 1, और वो कैसी वैल्यू है? मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम तो वैल्यू ये होगी phi। और इसी में एक चीज और डिफाइन करते हैं, उसे कहते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस होता है x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, और x इज इक्वल टू n लैम्डा, n लैम्डा। These are called, equation 9 and 10 are called conditions of brightness. Equations 9 and 10 are called conditions of brightness. Conditions of brightness. ये brightness की conditions हो गई, और condition of maxima भी कह सकते हैं, condition of maxima, condition of maxima। और R कितना आ जाएगा? देखिए यहां से R maximum कितना हो जाएगा? R मैक्सिमम विल बी, cos फाई की वैल्यू कितनी रख दी आपने? +1 रखेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? चलिए प्लस लिख देते हैं हम यहाँ, अगर नहीं भी लिखते तो अंडरस्टूड है प्लस ही होगा। तो यहाँ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, तो कितना हो जाएगा? इट इज a1 प्लस a2, इक्वेशन नंबर 11। दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। एंड व्हाट अबाउट I मैक्सिमम? I मैक्सिमम इज इक्वल टू k a1 प्लस a2 होल स्क्वायर। दिस इज I मैक्सिमम, इक्वेशन नंबर 12। तो देखो कितनी कंडीशंस बनी बच्चों। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द वेव ऑफ फर्स्ट कोहेरेंट सोर्सेज, दिस इज द वेव ऑफ सेकंड कोहेरेंट फोर्सेज। दोनों आपस में मिले, दोनों की मुलाकात हुई, दोनों ने सुपर इंपोज किया, और सुपर इंपोज करने के बाद, सुपर इंपोज वेव्स में बच्चों सुपर इंपोज टर्म आता है। दो फिजिकल ऑब्जेक्ट है तो मीट करना कहते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं, सुपर इंपोज नहीं करते। तो सुपर वेव्स क्या करते हैं? एक दूसरे को सुपर इंपोज हो जाती है, तो रिजल्ट इस तरह का आता है। तो यहाँ वेव्स का सुपर इंपोज होना, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया जो वेव बनी दोनों के सुपर इंपोजिशन से, ये इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आया। हमने देखा एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है फाई पर, cos फाई पर डिपेंड करता है। फिर हमने cos फाई की दो वैल्यू लेंगे, एक मैक्सिमम और दूसरी मिनिमम। मैक्सिमम के लिए R मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई। तो ये x की वैल्यू आई, ये फाई की वैल्यू है। x होता है पाथ डिफरेंस। बच्चों इसमें फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस देखिए क्या होता है। ये अगर वेव यहां से यहां तक लेते हो तो 0 पाई 2 पाई, तो 2 पाई तो हो गया फेज डिफरेंस, 2 पाई हो गया फेज डिफरेंस। और जहां तक 2 पाई फेज डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस कितना होता है? लैम्डा। सो 2 पाई फेज डिफरेंस कोरेस्पॉन्ड्स टू पाथ डिफरेंस लैम्डा। यूनिट फेज डिफरेंस कोरेस्पॉन्ड्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई। और अगर 5 फेज डिफरेंस लेते हैं, 5 फेज डिफरेंस कोरेस्पॉन्ड टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5, और इसको हम क्या कहते हैं? x कहते हैं। तो यानी कि हम यहां एक चीज को दो तरीके से बता सकते हैं। एक साइकिल में 2 पाई का फेज डिफरेंस होता है, लैम्डा का पाथ डिफरेंस होता है। तो आधे साइकिल में कितना हो जाएगा? ये पाई आ जाएगा, और ये लैम्डा बाई 2 आ जाएगा हाफ साइकिल के लिए। 1/4 साइकिल के लिए कितना आएगा? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। x रिप्रेजेंट्स पाथ डिफरेंस,
फाई रिप्रेजेंट्स फेज डिफरेंस, ठीक है। तो फाई फेज डिफरेंस होगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फाई, और उसे क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। चलिए, ये तो होगी कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा और ब्राइटनेस। अब लेते हैं कंडीशंस ऑफ मिनिमा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ वी कम टू कंडीशंस ऑफ destructive interference. Conditions of destructive interference. और destructive को क्या कहते हैं, conditions of minima भी कहेंगे। जैसे उनको मैक्सिमा कहते हैं, इनको मिनिमा कहते हैं। अब आर मिनिमम कब होगा, फिर इक्वेशन 7 से लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 7 आर विल बी मिनिमम कब होगा, व्हेन cos फाई इज इक्वल टू मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। और माइनस कब होती है, और फाई इज इक्वल टू 2n - 1 पाई। ये ले लीजिए, वेयर इक्वेशन नंबर 13, वेयर n कितना है, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। n की वैल्यू 1 रखिए, कितना आएगा, 2 - 1 पाई। cos पाई कितना होता है, -1। 2 रखिए, 3 पाई आएगा। 3 रखेंगे तो 2 3 6 - 5 5 पाई। सबके लिए cos पाई की वैल्यू कितनी आएगी, cos पाई की -1 आएगी। तो ये वैल्यू हो सकती है। अच्छा, पाथ डिफरेंस बताना बच्चों, कितना हो जाएगा पाथ डिफरेंस। अभी हमने फॉर्मूला बताया, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाइव, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n - 1 इंटू पाई, ये कैंसिल हो गए। और x इज इक्वल टू 2n - 1/2 लैम्डा। इट इज इक्वेशन नंबर 14। So what are equation number 13 and 14? These are conditions of, ये क्या है, these are conditions of destructive interference। जैसे इक्वेशन नंबर 9 और 10 कंडीशंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मिनिमा है, और सॉरी मैक्सिमा है, और ऐसे ये दोनों किसकी हैं, कंडीशंस ऑफ मिनिमा कह सकते हो, या कह सकते हैं कंडीशंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये दो कंडीशंस आ गई। अब इन cos फाई की वैल्यू रख के देखिए, यहां से एम्पलीट्यूड भी निकल जाएगा और इंटेंसिटी भी निकल जाएगा, जैसे मैक्सिमम मिनिमम में निकाला है। तो देखिए कितना आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 7 आर मिनिमम कितना आएगा, आर मिनिमम इज इक्वल टू √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 -1, और ये क्या आएगा a1 माइनस a2 और a2 माइनस a1, एक ही बात है स्क्वायर में। तो ये आर मिनिमम हो गया बच्चों, आर मिनिमम। दिस इज आर मिनिमम, इक्वेशन नंबर 15। एंड व्हाट इज आई मिनिमम, आई मिनिमम इज इक्वल टू k a1 माइनस a2 होल स्क्वायर। दिस इज आई मिनिमम, इक्वेशन नंबर 16। ये सब फॉर्मूले हैं बच्चों। देखिए चार फॉर्मूले तो हैं किसके, कंडीशंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम इंटेंसिटी। ऐसे ही आपके पास चार इक्वेशंस हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम इंटेंसिटी, और दो इक्वेशन है आपके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो 4 + 4 8 + 2 10। तो बेसिकली इसमें 10 फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न होने चाहिए। 10 फॉर्मूले कौन कौन से बताए हमने, सबसे पहले रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ओके, इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, ओके। और फिर हमने बताई कंडीशन ऑफ मैक्सिमा इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, condition of maxima in terms of path difference n lambda, maximum amplitude, maximum intensity, conditions of destructive interface, phase difference, path difference, minimum amplitude and minimum intensity। 10 फॉर्मूले तो ये हो गए, और एक ये हो गया रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस गिवन होगा तो पाथ डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, और पाथ डिफरेंस गिवन होगा तो फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ से 2 पाई के लिए निकालो, तो बताओ फाई की वैल्यू 2 पाई रखोगे, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो x कितना आएगा, लैम्डा आएगा। तो 2 पाई के कोरस्पॉन्डिंग कितना आ गया, लैम्डा आ गया। तो इस तरह से हमारे पास कितने फॉर्मूले बने, 11 बने। अब इसमें ये कैसे प्रूव करें कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी है, देखिए ये भी हम प्रूव कर देंगे। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी के लिए नाउ लेट्स प्रूव इट। आई एवरेज बताइए कितना है। अच्छा देखिए, पहले तो I1 बताओ कितना होगा, फर्स्ट इंटेंसिटी का के एनर्जी कितनी हो जाएगी, k a1 स्क्वायर, a1 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, व्हाट इज I2, I2 इज इक्वल टू k a2 स्क्वायर, a2 स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, ओके। ये इंटेंसिटी पहली वेव की थी, ये सेकंड वेव की थी। अब ये मैक्सिमा की इंटेंसिटी आएगी और मिनिमा की, और ये किसकी आएगी, मैक्सिमा की। निकालना आई एवरेज कितना होगा, ये तो था बिफोर इंटरफियरेंस, बिफोर इंटरफियरेंस। अब आफ्टर इंटरफेरेंस क्या मिलेगा,
आफ्टर इंटरफेरेंस मिलेगा आई एवरेज इज इक्वल टू आई मैक्सिमा प्लस आई मिनिमा बाई 2, दोनों को ऐड कर दीजिए। मैक्सिमा बताओ कितना है, के A1 प्लस A2 होल स्क्वायर प्लस के A1 माइनस A2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, के कॉमन ले लीजिए, ठीक है। ओके, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, यहां भी आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, तो 2 और कॉमन आ जाएगा और ये आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 2A1 A2 यहां से कैसा हो जाएगा, कैंसिल, ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो देखिए जितनी इंटेंसिटी पहले थी दोनों वेव्स की, सेम एवरेज इंटेंसिटी बाद में है, और एवरेज इंटेंसिटी का मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई है। And because the intensity is the measure of energy in case of wave, it means there is a redistribution of light energy, and on account of this redistribution that interference occurs। तो जहां से ब्राइट फ्रिंजेस जो मिलती हैं, डार्क से एनर्जी शिफ्ट होकर किस पे हो जाती है, ब्राइट पर, तो डार्क से एनर्जी का शिफ्टिंग है ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एंड एनर्जी कहते हैं। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितनी एनर्जी पहले थी, यानी कि जितनी टोटल इंटेंसिटी पहले थी इंटरफेरेंस करने से पहले, उतना ही इंटरफेरेंस के बाद होगी। सो टोटल इंटेंसिटी बिफोर इंटरफेरेंस इज इक्वल टू द इंटेंसिटी एवरेज इंटेंसिटी आफ्टर इंटरफेरेंस। इट प्रूव्स दैट मैथमेटिकली देयर इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम डार्क बैंड्स टू ब्राइट बैंड्स, फ्रॉम डार्क फ्रिंजेस टू ब्राइट फ्रिंजेस। जहां ब्राइट बनते हैं उनको कंडीशन ऑफ मैक्सिमा कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जहां डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं उनको हम कंडीशंस ऑफ मिनिमा कहते हैं, उनको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? x इज इक्वल टू n लैम्डा, phi इक्वल टू 2n पाई, n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3, ठीक है। इसमें n 0 से स्टार्ट होता है और इसमें n 1 से स्टार्ट होता है। एंड फॉर दिस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस the path difference will be 2n minus 1 lambda by 2, and phase difference is equal to 2n minus 1 pi, where n is equal to 1 2 3 etc. So this is a way to discuss the whole interference, first theoretically, then experimentally, and then mathematically। पूरा इंटरफेरेंस का एक हमने ये इसको कवर कर दिया है, जिसमें सारी चीजें हमें आ गई। इसमें काफी फॉर्मूले हैं, नियर अबाउट आपके जो फॉर्मूले बने हैं ये 11 फॉर्मूले हैं, ये सब बच्चों को लर्न होने चाहिए along with the definitions।